AF-46 हिंदी। लियोनेल तो बस एक इंसान था। व्हाइट नाइट डायस से लड़ने से पहले ही उसने कई वायु मंत्रों का इस्तेमाल करके अपना दिमाग थका लिया था। इस लड़ाई के बाद वो और भी ज्यादा थक गया था। लियोनेल ने अंततः अपनी सांसों को स्थिर किया और चारों ओर देखा कि शिकारी कौवों में से क्या बचा था। दुर्भाग्य से लियोनेल के पास इन जानवरों को नियंत्रित करने का कोई आसान तरीका नहीं था। उसका सीन तीसरे आयाम के जानवरों के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन फिर भी वो उन तीसरे आयाम के जानवरों को ठीक से नियंत्रित नहीं कर सकता था। वह केवल उन्हें उन्माद में उकसा सकता था और उन्हें साधारण आदेश दे सकता था, जैसे कि रौंदने के लिए लक्ष्य और बचने के लिए लक्ष्य बताना, जैसा उसने कैमलॉट पर अपनी अंतिम लड़ाई में किया था। इस बार लियोनेल ने जो किया वह और भी आसान था। उसने इन विशाल शिकारी पक्षियों को प्रभावित करने के लिए अपनी स्वप्न शक्ति सींग में डाल दी। दरअसल उसने उन्हें अस्थायी रूप से पागल बना दिया था और यही उसकी क्षमताओं की सीमा थी। इसके अलावा अगर लियोनेल इन पक्षियों का इस्तेमाल कर भी पाता तो भी उसकी हिम्मत नहीं होती। यह मानना कि व्हाइट सिटी के पास इन कौवों को नियंत्रित करने का सिर्फ एक ही तरीका है, बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। अगर लियोनेल इन पक्षियों को युद्ध में ले आए और वे अचानक उसके खिलाफ हो जाएं, तो ये सबसे बड़ी भूल होगी। ऐसा करने से युद्ध का रुख पूरी तरह पलट सकता है। हालांकि लियोनेल व्हाइट सिटी को इन जानवरों को इतनी आसानी से बिना किसी कीमत के वापस पाने की इजाजत नहीं दे सकता था। लियोनेल को पूरा यकीन था कि इन 500 शिकारी कौवों का नाश उनके लिए बहुत कष्टदायक होगा, लेकिन वो उनसे आसानी से कैसे छुटकारा पा सकता था। लियोनेल की आंखें चमक उठीं। छोटा काला सितारा। येप येप। छोटा मिंक लियोनेल के सिर से उछलकर नीचे आसमान में चला गया। वह तुरंत एक छाया गेंद के साथ वापस आया और लियोनेल के सिर के ऊपर से उसे उत्सुकता से निगल गया। लियोनेल ने सिर हिलाया। हालांकि उसे लिटिल ब्लैक स्टार की धार तेज करने की क्षमता को खत्म करना था, जो पहले भी कई बार बहुत काम आ चुकी थी, लेकिन इस मामले में त्याग करने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। उन्हें मृत्यु तक लड़ने का आदेश दो, लियोनेल ने कहा। येप येप। लियोनेल के पास ऐसे दृश्य पर नजर रखने का साहस नहीं था, इसलिए उसने छोटे मिंक को आकाश से उतरते समय इस पर नजर रखने की अनुमति दे दी। अब तक आयना ने कई दर्जन शूरवीरों को खोद निकाला था, जिनमें से अधिकांश बुरी तरह घायल और बेहोश थे। लियोनेल की भौहें तन गईं क्योंकि उसने लैंसलॉट को उनमें नहीं देखा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि लैंसलॉट सचमुच मर गया हो, है ना? शुरुआत में लियोनेल ध्यान दे रहा था ताकि आयना को निर्देश दे सके, लेकिन कुछ समय बाद उसे पूरी तरह से लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा, इसलिए उसने एक साथ सभी स्थानों को भेज दिया और अपना सारा ध्यान खालिद पर केंद्रित कर दिया। लियोनेल के आते ही आयना ने अपनी भौहें उठाईं। तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कभी इस पर संदेह हुआ? लियोनेल ने मुस्कुराते हुए पूछा। यह देखकर कि लियोनेल माहौल को हल्का करने के मूड में था, आयना को अपनी छाती पर एक भार महसूस हुआ। उसकी इंद्रियां लियोनेल जितनी शक्तिशाली नहीं थीं, इसलिए धूल के बादल में वह न तो देख पा रही थी और न ही महसूस कर पा रही थी कि लियोनेल किस स्थिति का सामना कर रहा था। उसे यह जानकर थोड़ा सुकून मिला कि यह ज्यादा खतरनाक नहीं हो सकता था। बेशक अगर उसे सच्चाई पता होती तो अब राहत की बात तो दूर, वह लियोनेल को जाने भी नहीं देती। लेकिन जैसा कि कहावत है, अज्ञानता ही सुख है। आयना की सोच को समझते हुए लियोनेल ने भौहें चढ़ाईं। तुम्हारी इंद्रिय वर्धक निधि का क्या हुआ? लियोनेल को याद आया कि आयना ने जोन से मिले अपने क्वासी ब्रॉन्ज इनामों में से एक को अपनी एक कमजोरी छुपाने वाले हेडपीस पर इस्तेमाल किया था, लेकिन जब से वे फिर से मिले थे लियोनेल ने उसे फिर कभी नहीं देखा था। मौजूदा लियोनेल के लिए भी एक अर्धकांस्य खजाना एक बड़ी बात थी। फिलहाल उसके पास सिर्फ एक टूटा हुआ खजाना था जिसकी मरम्मत उसे अभी करनी थी, जबकि दूसरा उसकी फोर्स क्राफ्टिंग क्विल थी। ऐसे खजाने को खोना वाकई एक बड़ी बात थी। वह आयना हिचकिचाए। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन यादों में खो गई जिन्हें वह याद नहीं करना चाहती थी। लियोनेल की भौहें और भी तन गईं जब उसने आयना की प्रतिक्रिया देखी। आखिर टैरन पर उसके साथ क्या हुआ था? ऐसा लग रहा था जैसे जब भी वह उस बारे में बात करने के करीब पहुंचता, वह पीछे हट जाती। लियोनेल ने कभी भी आयना पर कुछ भी बताने के लिए जोर नहीं डाला, खासकर जब बात उसके परिवार से जुड़ी हो। लेकिन उसके पास यह मानने का कोई कारण नहीं था कि यह ब्रेजिंगर परिवार से जुड़ा है और वह उससे पहले कही गई बातों को लेकर गंभीर था। वह चाहता था कि आयना उस पर निर्भर रहे, लेकिन अगर वह कभी उसके सामने खुलकर बात नहीं करती तो ऐसा होना नामुमकिन होता।
हालांकि लियोनेल ने मॉडरेट की सलाह मान ली थी और पैसी बनना छोड़ दिया था, लेकिन अगर वह हमेशा अकेला ही दबाव डालता रहा तो वह भी ऐसी चीजों से थक सकता था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैंने इसे एक अमान्य व्यक्ति के हाथों खो दिया। लियोनेल की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? लियोनेल थोड़ा घबराया और आईना की तरफ बढ़ा, मानो देखना चाहता हो कि उसे कहीं चोट तो नहीं लगी। ये बिल्कुल बेतुका था, क्योंकि यह घटना महीनों पहले हुई होगी, लेकिन वह खुद को रोक नहीं सका। आईना जिस इनवैलिड की बात कर रही थी वह निश्चित रूप से टेरेंस से ही था। कोई भी इनवैलिड जो किसी पुरानी दुनिया में इतने लंबे समय तक रहा हो, लियोनेल की कल्पना से भी परे शक्तिशाली होता है। ये याद रखना जरूरी था कि विकलांग केवल उन्हीं से पैदा होते हैं जो अपनी क्षमताओं को जागृत करने में असफल रहे। वे उन लोगों से पैदा नहीं हो सकते जो सफल हुए, न ही वे आपस में प्रजनन कर सकते हैं। इसका मतलब ये था कि किसी दुनिया में शुरुआत में जितनी विकलांगों की आबादी पैदा हुई थी, उतनी ही विकलांगों की आबादी तब तक बनी रहेगी जब तक कि दुनिया का अंत नहीं हो जाता या सभी विकलांगों का सफाया नहीं हो जाता। इस नियम के बहुत कम और असाधारण रूप से दुर्लभ अपवाद थे। कोई भी ऐसा उदाहरण जो इस नियम को तोड़ सकता था, उसे सभी विकलांग लोग संजोकर रखते थे। हालांकि टेरन कमजोर था, फिर भी चौथे आयाम में सैकड़ों साल पुराने इतिहास वाली एक दुनिया थी। इसका मतलब था कि जिस भी अमान्य आईना से मुलाकात होती, वह कम से कम उतनी ही पुरानी जरूर होती। और इस उम्र में उनके वेरिएंट इनवैलिड होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। लियोनेल ने आईना के कंधों को पकड़ रखा था, उसका दिल उससे भी अधिक तेजी से धड़क रहा था, जब वह अपने से कहीं अधिक ताकतवर श्वेत योद्धा से लड़ रहा था। उसे सचमुच ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने आईना को हमेशा के लिए खो दिया हो। आखिर हुआ क्या था? लियोनेल की प्रतिक्रिया देखकर आईना को काफी देर तक समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसकी नजरों में चिंता का स्तर, चाहे वह बात बहुत पहले ही गुजर चुकी हो, उसे असमंजस में डाल रहा था। यह कोई बड़ी बात नहीं थी, मैं यहाँ हूँ, है ना? लियोनेल ने यह जवाब सुनकर भौहें चढ़ाईं, उसे लगा कि आईना दूर जा रही है। इस दृश्य को देखकर उसकी आह निकल गई और उसने आईना पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी। लैंसलॉट कहाँ है? क्या तुम्हें वह नहीं मिला? लियोनेल ने विषय बदल दिया, लेकिन इससे आईना को और भी अधिक परेशानी हुई। चीजों को जबरदस्ती करना और जल्द से जल्द अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना हमेशा सबसे ज्यादा संतुष्टि देने वाला रास्ता लगता था। धीमी, लंबी मेहनत ऐसी चीज नहीं थी जिससे ज्यादातर लोग निपटना चाहते थे, और यहां तक कि इससे सबसे ज्यादा लोग डरते भी थे। हालांकि लियोनेल ने आईना से बहुत सारे दिल से कहे थे, लेकिन आखिरकार वे शब्द उसने खुद कहे थे। ये शब्द आईना ने नहीं कहे थे, न ही जरूरी था कि वे शब्द आईना के ही हो जो उसने खुद महसूस किए हों। उसने ऐसा किया या नहीं, ये लियोनेल को नहीं पता था, और न ही यह कोई मायने रखता था, चाहे सच्चाई कुछ भी हो। असल बात यह थी कि अगर उसने ऐसा किया भी था, तो वह उस स्थिति में नहीं थी कि वह ये सब कहने के लिए तैयार हो। यह आवश्यक नहीं कि दुनिया का अंत हो। आईना की तलाश हमेशा से एक ही व्यक्ति का मामला रहा था। लियोनेल ने आईना के अलगाव को कभी दिल पर नहीं लिया, क्योंकि उसके मन में उसे अपने प्रति आकर्षित करना उसका काम था। अगर वह असफल रहा तो उसकी वजह उसकी अपर्याप्तता थी, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन लियोनेल का यही तार्किक दिमाग ये भी समझता था कि रिश्तों को इस तरह नहीं चलाना चाहिए। वह जितना तार्किक था, उतनी ही उसकी भावनात्मक बुद्धि भी असाधारण रूप से ऊंची थी। उसे लगा कि उसका और आईना का रिश्ता एक ऐसे कदम आगे बढ़ गया है जिसके लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं थी। जब बात इस हद तक पहुंच गई हो तो उसे घसीटना फायदे से ज्यादा नुकसानदेह होगा। हालांकि लियोनेल में अचानक आया ये बदलाव, जो अत्यधिक परवाह करने से लेकर मानो उसने कोई स्विच फ्लिप कर दिया हो, पूरी तरह से व्यावसायिक हो गया। इससे आईना को समझ नहीं आया कि उसका सामना कैसे करे। शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि लियोनेल की पिछली बातें कितनी सच थीं। उसने उससे झूठ नहीं बोला था, कोई छिपा हुआ सच नहीं था जिसे उसे उजागर करना था। उसने अपने दिमाग के काम करने के तरीके और अपने व्यक्तित्व के बारे में उसके सामने खुलकर बता दिया था। क्या कुत्ते कैंसर के असली जासूस हैं? यहाँ पढ़ें। ब्रेनबेरीज। लियोनेल भले ही दयालु और परवाह करने वाला रहा हो, लेकिन ये सब ठंडे दिमाग से किए गए आकलन की नींव पर टिका था। सबसे पहले और सबसे ज्यादा जो चीज उसे प्रेरित करती थी, वह थी तर्क। चूंकि उसने तय कर लिया था कि आईना उसे अपना प्रेमी मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उसने आसानी से एक कदम पीछे ले लिया। लगभग बहुत अधिक आसानी से। ये सब ठीक वैसा ही होता हुआ देखकर जैसा लियोनेल ने बताया था। ऐना को कुछ ऐसा महसूस हुआ। ठंडा,
उसने महसूस किया कि यदि सचमुच ऐसा दिन आ गया जब वह उस पर भरोसा नहीं करेगी, जब वह उस पर निर्भर नहीं होगी जैसा वह उस पर निर्भर करेगा, तो वह सचमुच उसे बचाने नहीं आएगा। आईना के होंठ कांप रहे थे, लेकिन उसने अपने जबड़े भींच लिए और अपनी भावनाओं को दबाते हुए आंसू बहने नहीं दिए। उसकी छोटी छोटी प्रतिक्रियाओं को लियोनेल ने अनसुना कर दिया, जो गिरे हुए शूरवीरों का विश्लेषण करने लगा था, यह अनुमान लगाते हुए कि क्या वह उन्हें ठीक करने के लिए अपनी सहनशक्ति बचा पाएगा और कितना कर पाएगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। जब मैं दूसरों को खोद रहा था, लैंसलॉट खुद वापस ऊपर चढ़ने में कामयाब रहा। उसने उन लोगों को इकट्ठा किया जो अभी भी लड़ सकते थे और लिन बैरोनी की ओर दौड़ पड़ा। अगर वह बर्बाद नहीं हुआ, तो वे बैरोनी के पीछे की ओर एक छोटा रास्ता लेने की योजना बना रहे हैं और उम्मीद है कि इससे उनकी सुरक्षा मजबूत हो जाएगी। ये शब्द सुनते ही लियोनेल ने अपनी भौहें उठाईं और आयना की तरफ देखा। अब तक वह सामान्य हो चुकी थी, मानो कुछ हुआ ही न हो। हम ग्लाइडर्स के वहां पहुंचने से पहले उनके पास वहां पहुंचने का मौका है। यद्यपि ग्लाइडरों को बढ़त हासिल थी और वे आकाश में उड़ रहे थे, किंतु चूंकि वे वास्तव में उड़ने के बजाय ग्लाइड कर रहे थे, इसलिए उनकी गति में स्पष्ट रूप से कमी थी। लियोनेल को शक था कि अपने कमांडर के चले जाने से उनकी गति कुछ धीमी पड़ जाएगी। ऐसी संगठित सेनाओं में निश्चित रूप से उत्तराधिकार की एक स्पष्ट रेखा होती थी। जिन्हें आगे बढ़ना था, वे शायद पहले ही आगे बढ़ चुके थे। लियोनेल ऐसी सेना को जरा भी कम नहीं आंकेगा। क्या उन्होंने तुम्हें शॉर्टकट के बारे में बताया? लियोनेल ने पूछा। एना ने सिर हिलाकर मना कर दिया। लियोनेल बस यही मान सकता था। शुरुआत में उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। ऐसा करने का समय ही नहीं था, और अगर था भी तो इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि स्पष्टीकरण इतने स्पष्ट होंगे कि उनका इस्तेमाल किया जा सके। येप। उसी समय लिटिल ब्लैक स्टार आसमान से नीचे उतरा और अपने छोटे छोटे छायादार प्लेटफार्मों पर उछलता हुआ आयना की बाहों में समा गया। लियोनेल हल्के से मुस्कुराया हो गया। येप। लियोनेल ने सिर हिलाया। मुझे उनके बीस्ट क्रिस्टल और क्रॉसबो दे दो, शायद भविष्य में काम आए। येप। छोटा ब्लैक स्टार लियोनेल के स्थानिक वलय में गायब हो गया और आसानी से खंडित घन में प्रवेश कर गया। कभी कभी लियोनेल सोचता था कि क्या इस छोटे से जीव का स्थानिक लगाव है, न कि डार्क एलिमेंटल लगाव। लेकिन वह बेहतर जानता था। हालांकि वे कार्य में काफी समान दिखते थे, लेकिन वे बहुत अलग थे। अंतरिक्ष तत्वों से जुड़े लोग अंतरिक्ष में घूम रहे थे, जबकि छोटा ब्लैक स्टार छाया जगत में प्रवेश और निकास कर रहा था। वे कार्यात्मक रूप से एक जैसे थे, लेकिन तकनीकी रूप से भिन्न थे। अपने छाया संसार से सभी जानवर क्रिस्टल और क्रॉसबो को लैब सेटिंग में स्थानांतरित करने के बाद छोटा मिंट बाहर आया और वापस आयना के आलिंगन में चला गया। लियोनेल ने फिर से शूरवीरों पर नजर डाली और कुछ बार तेजी से ग्रैंड हील का इस्तेमाल किया। जब उसे यकीन हो गया कि उनमें से किसी की जान खतरे में नहीं है और कुछ जल्द ही जाग जाएंगे, तो उसने अपना काला सर्फबोर्ड फिर से नीचे बुलाया। उस पर कदम रखते हुए लियोनेल ने आयना की ओर हल्की मुस्कान दी और हाथ बढ़ाया। आयना थोड़ा स्तब्ध थी, लेकिन फिर भी उसने हाथ बढ़ाया। कसकर पकड़ो, लियोनेल ने उसकी कमर पर हाथ रखते हुए कहा। आयना ने अवचेतन रूप से लियोनेल की पीठ पर अपनी बाहें लपेट ली और वे आसमान में उड़ गए। येप। छोटा मिंक असंतुष्ट होकर चिल्लाया, खुद को दबा हुआ महसूस कर रहा था। कोई विकल्प न होने के कारण वह छोटा सा जीव बस बाहर निकलकर खंडित घन में एक नया स्थान ढूंढ सकता था। शायद टॉलिवर को चिढ़ाने से उसे अच्छा लगेगा। आयना ने लियोनेल की बगल से नजरें उठाईं। यह महसूस करते हुए कि वह उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, उसने अपना सिर वापस उसकी छाती से लगा लिया। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा, लेकिन जितनी जल्दी वह कैमलॉट को पहले ही दिन जबरदस्त झटका लगा। व्हाइट सिटी का हमला तेज था और उसमें जरा भी दया नहीं थी। जब तक लियोनेल और आयना शहर पहुंचे, तब तक शहर हजारों ग्लाइडरों की घेराबंदी में था। ये समझते हुए कि यह एक हारी हुई लड़ाई थी, लैंसलॉट ने अपनी पूरी ताकत पीछे हटने पर लगा दी और जितना हो सके उतने लोगों को बाहर निकाला। लियोनेल और आयना ने निश्चित रूप से इन प्रयासों में मदद करने में अपना समय बिताया। हालांकि लियोनेल के पास अब क्रॉसबो थे, वह एक बार में ज्यादा से ज्यादा एक ही चला सकता था। यही उसके चेन डोमेन की सीमा थी। आसमान में न होते हुए भी उसे एहसास हुआ कि क्रॉसबो लोड करने में जितनी परेशानी उसने सोची थी, उससे कहीं ज्यादा परेशानी आ रही है। इसके लिए बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत थी, जो उसकी क्षमता से कहीं ज्यादा थी। इसका एक समाधान ये था कि आयना पर भरोसा किया जाए, लेकिन फिर निशाना साधने की समस्या आ गई।
केवल लियोनेल ही उन विशाल क्रॉसबो जैसे घेराबंदी के हथियार को इतना सटीक बना सकता था कि वह एक एक व्यक्ति को भी निशाना बना सके। अगर आयना उसके लिए क्रॉसबो भी लोड कर दे तब भी उसे उन पर निशाना लगाना होगा। और जाहिर है अपने चेन डोमेन की सीमाओं के कारण वह एक बार में केवल एक ही पर निशाना लगा सकता था। लक्ष्य हमेशा बदलता रहता था और अपनी स्थिति बदलता रहता था। लियोनेल इतनी कमजोरी के साथ एक साथ इतने सारे क्रॉसबो पर निशाना लगाने की उम्मीद नहीं कर सकता था। और सिर्फ एक पर निशाना साधकर और एक बार में एक ही तीर चलाकर वह 1000 से ज्यादा की सेना को रोक नहीं सकता था, खासकर जब वे इतने निडर थे। बेहतर यही होगा कि क्रॉसबो को भविष्य के लिए तुरुप का इक्का मान लिया जाए। लियोनेल ने तो ये भी सोचा कि उन्हें इस्तेमाल में आसान बनाने के लिए उनमें कुछ बदलाव करने में कुछ समय लगाना अच्छा रहेगा। अपनी मौजूदा ताकत के साथ इस युद्ध पर उसकी छाप निश्चित रूप से उसकी मुट्ठियों से नहीं पड़ेगी। अगर उसे प्रभाव डालना है तो उसे निश्चित रूप से अपनी कला कौशल से ही डालना होगा। तारांकन लियोनेल कैमलॉट वापस लौटा तो पाया कि जो अंधकार में वातावरण उसने पहले देखा था वह और भी भारी हो गया था। What happens to our body when we eat bananas on an empty stomach? Her beauty. किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की होगी कि साम्राज्य से निपटने से पहले ही एक नया दुश्मन सामने आ जाएगा। यह दुश्मन न सिर्फ साम्राज्य से ज्यादा क्रूर था बल्कि उससे भी ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था। लियोनेल और आयना को आखिरकार उनके कमरों तक पहुंचा दिया गया, लेकिन कौन जाने मोड्रेड आयोजकों तक पहुंच पाया या नहीं, पर यह फिर से एक अकेला कमरा ही था। लियोनेल ने चारों ओर नजर घुमाई। हालांकि कमरा मोड्रेड द्वारा दिए गए कमरे से ज्यादा आलीशान तो नहीं था, लेकिन रोमांटिक रंगों में वह कुछ कमतर था। ऐसे में इस बारे में जरूरत से ज्यादा न पढ़ना मुश्किल लग रहा था। गरम लवेंडर, लाल और बैंगनी रंगों की बजाय उसमें एक हल्की सफेदी थी, और एक ताज़ा सुखदायक खुशबू की बजाय कमरे में कोई खास गंध नहीं थी। इस सब की तत्स्थता एक अजीब भारीपन के साथ लटकी हुई थी। खैर, आईना के साथ भी यही हुआ। लियोनेल के लिए उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ, मानो उसने खुद को इन सब से पहले ही अलग कर लिया हो। उसकी हथेली के एक झटके से खंडित घन प्रकट हुआ और 5 गुना 5 गुना 5 मीटर आकार का हो गया। अपने आकार के बावजूद यह विशाल कमरे का केवल 20% ही घेरता था। यदि आप शुद्धिकरण जल का उपयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपके लिए इसमें प्रवेश करना आसान होना चाहिए, बस अपनी आंतरिक दृष्टि से आगे बढ़ें। मैं जाकर देखूंगा कि क्या मैं कैमलॉट के गोदामों से कोई सामग्री इकट्ठा कर सकता हूं। अगर नहीं कर पाया तो मैं एम से भी बात करूंगा और देखूंगा कि क्या दानव साम्राज्य के पास वो चीजें हैं जिनकी मुझे जरूरत है। सामग्री? एना ने धीरे से पूछा। हम, लियोनेल ने सिर हिलाया। मैं अब ज्यादा ताकतवर नहीं रहा, इसलिए मैं बस अपने हाथों से चीजें बना सकता हूं। अगर मौका मिला तो मैं आपके खोए हुए हेडपीस की जगह कोई और हेडपीस बना दूंगा। तुम एक बलशिल्पी हो। आयना की कोमल आवाज में आश्चर्य का भाव था। लियोनेल मुस्कुराया। कैसे हो? मैं तो बहुत कमाल का हूं, है ना? लियोनेल की मुस्कान से कमरा रोशन हो गया था। हालांकि इस जगह की सफेद दीवारों से सूरज की रोशनी पहले से ही भरपूर आ रही थी, फिर भी उसमें वो गर्माहट नहीं थी। लियोनेल के चले जाने के काफी देर बाद भी आयना हिली नहीं। अंततः वह धीरे धीरे बिस्तर तक पहुंची, उसके सिरहाने पर चढ़ गई और अपने घुटनों को छाती से लगा लिया। उसकी नाक पर लालिमा छा गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह खाली जगह को घूर रही थी, मानो कुछ देख ही न रही हो और कुछ सोच ही न रही हो। लेकिन उसकी भावनाएं जो उमड़ने वाली थीं, उन्हें नकारा नहीं जा सकता था। उसने अपने घुटनों को और कस लिया। पहले तो ऐसा लगा कि वह बस एक भावनात्मक स्थिति में थी, लेकिन जल्द ही बात उससे आगे बढ़ गई। शांत कमरे में हड्डियों के चटकने की आवाज आ रही थी। पल भर में ही समझ आ गया कि जो हड्डियां टूट रही थीं, वे आयना की अपनी थीं। जैसे ही उसने उन्हें तोड़ा, उसने उन्हें ठीक भी कर दिया, लेकिन फिर से उन्हें फ्रैक्चर कर दिया। किसी भी अन्य संदर्भ में ये बस प्रशिक्षण की चरम सीमा थी। अपने शरीर को तोड़ना और उसे सुधारना प्रशिक्षण का सबसे सरल रूप था। हालांकि संदर्भ के भीतर ये कहीं अधिक अंधकार में लग रहा था, मानो किसी युवती के जीवन पर घना कोहरा मंडरा रहा हो। किसी भी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर वो खुद ही हो सकता है। शुरुआत में शायद ऐसा लगा हो कि लियोनेल ही अकेला है जिसे आगे बढ़ने और परिपक्व होने की जरूरत है, लेकिन ये भूलना आसान था कि आयना भी सिर्फ 18 साल की लड़की थी। आयना अकेली पली बढ़ी। साम्राज्य के कल्याण में, खासकर अपने 5 स्टार प्रोफेशनल मूल्यांकन की बदौलत, वह कभी बेघर या भूखी नहीं रही। लेकिन फिर भी वह अकेली थी।
वह अपने मिडिल स्कूल के दिनों के अंतिम वर्षों तक यूरी से नहीं मिली थी और उसे हमेशा यूरी या किसी और से जुड़ने में परेशानी होती थी। वह अपने ही विचारों के दलदल में फंसी हुई थी। अगर वह किसी से जुड़ना भी चाहती तो उसे समझ नहीं आता था कि कैसे। आईना खाली जगह को घूरती रही, उसके आंसू आधे गिर चुके थे लेकिन पूरी तरह से नहीं, उसकी भावनाएं आधी व्यक्त हो चुकी थीं लेकिन पूरी तरह से नहीं, उसका दिल आधा टूटा हुआ था लेकिन पूरी तरह से नहीं। आप हमारे खजाने के भंडार में प्रवेश करना चाहते हैं? लियोनेल की ओर देखते हुए आथा के होंठ फड़क उठे। कौन सा राजा किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उनके राज्य का भी नहीं है, अपनी तिजोरियों में बेतरतीब ढंग से घुसने और अपनी पसंद की चीजें चुनने की इजाजत देगा? अगर कोई वफादार नागरिक भी हो तो भी शायद हर कुछ सालों में एक दो चीजें चुनने के लिए ही अंदर घुसना संभव हो पाता। फिर भी लियोनेल न सिर्फ अपनी मर्जी से काम करने की आज़ादी मांग रहा था, बल्कि वह कैमलॉट का निवासी भी नहीं था। इसके बावजूद आथा को लगा कि वह नहीं कह सकता। शायद उनके और कैमलॉट के कुछ संस्थापक सदस्यों के अलावा लियोनेल ने राज्य के लिए किसी और से ज्यादा काम किया था। और इसके अलावा लियोनेल ही वह वजह थी जिसकी वजह से वह इतने लंबे समय से ज्यादा खुश महसूस कर रहा था। कल रात ही वह अपनी बेटी के साथ डिनर भी कर पाया था। बेशक आथर ने ये बातें जोर से नहीं कहीं। आखिरकार उसने अभी अभी अपने राज्य का 5वां हिस्सा खोया था और यह सब खत्म होने से पहले उसे और भी बहुत कुछ खोना था। इसके अलावा उसके कई नागरिक खतरे में थे, लेकिन अपना फैसला लेने के बाद वह सब कुछ खोने के लिए तैयार था। तो फिर उसे इस नुकसान की परवाह करने की क्या जरूरत थी? हाँ, लियोनेल मुस्कुराया और सिर हिलाया जैसे कि यह कोई बड़ी बात नहीं थी। क्या तुम मुझसे जबरन पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हो, बच्चे? बिल्कुल, परफेक्ट। राजा आथर का सिर एक खास दिशा में घूम गया, लेकिन जब तक उनकी नजर अपने बेटे पर पड़ी, लाइन्स दूर तक ऐसे देख रहा था मानो कुछ हुआ ही न हो। मौसम तो बढ़िया है ना? लियोनस ने कमरे को देखते हुए अपनी नाक रगड़ी। दुर्भाग्य से सिंहासन कक्ष की एकमात्र खिड़की असाधारण रूप से ऊंची थी और उसका कोण ऐसा था कि उससे सिंहासन पर ही हल्की सी रोशनी पड़ती थी। तो वह मौसम के बारे में पूरी जानकारी कैसे जान सकता था? राजा आथर ने सिर हिलाया। लियोनस हमेशा से इतना आज्ञाकारी रहा था। उसे लग रहा था कि लियोनेल का उसके बेटे पर बुरा असर पड़ रहा है। इस बिंदु पर लियोनेल की मुस्कान कुछ फीकी पड़ गई और वह अधिक गंभीर हो गया। आथा, मैंने एम को ये पहले ही बता दिया है, लेकिन तुम्हें भी सचेत रहना चाहिए। अगर तुम साम्राज्य के अधीन होने के बाद अपनी बहुत ज्यादा शक्ति नहीं खोना चाहते, तो जरूरी है कि तुम अपनी योग्यता दिखाओ। इस आक्रमण को विफल करना तुम्हारे लिए एक बेहतरीन अवसर है। चूंकि टेरन ने ऐसा करने की हिम्मत की है, इसलिए वे आश्वस्त हैं। मुझे यकीन है कि उन्होंने पृथ्वी का जायजा लिया है और हमारी दुनिया के बारे में शायद हमसे भी ज्यादा जानते हैं। साम्राज्य निश्चित रूप से मुश्किल में होगा और टेरन तब तक नहीं रुकेगा जब तक वे दुनिया पर अपना कब्जा नहीं कर लेते। इस युद्ध में सबसे बड़ा संकट आप सभी, कैमलॉट और दानव साम्राज्य हैं। इलाके, राजा आथर ने भौहें चढ़ाईं। लगता है तुम्हें इन दुश्मनों के बारे में बहुत कुछ पता है। बहुत ज्यादा नहीं, बस अधिकांश से अधिक। और आप मानते हैं कि आपके लिए तिजोरियां खोल देने से हमारी जीतने की संभावना बढ़ जाएगी? बहुत तेजी से। और मैं ये कैसे सुनिश्चित कर सकता हूं कि आप कुछ गबन नहीं कर रहे हैं? लियोनेल ने पलकें झपकाईं और एक बार फिर मुस्कुराया। मत लो, इसे मेरी कर्मचारी की फीस समझो। उद्धरण चिन्ह ... बेशर्म, तारांकन तारांकन, ये आपकी तिजोरियां हैं। लियोनेल ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाईं। लाइन्स मुस्कुराया। हाँ, ये कैमलॉट का सबसे बड़ा खजाना होना चाहिए। हमारा एकमात्र प्रतिद्वंद्वी शायद बड़ी बहन का साम्राज्य ही हो। यह क्षेत्र उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक बड़ा था। ये तहखाना महल के तहखाने में स्थित थे, और महल के आकार के बावजूद ये कई मंजिलों तक फैला हुआ था, यानी कुल 3 मंजिलें। कुल मिलाकर जगह 1 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा थी, और यह बिल्कुल अकल्पनीय था कि इसमें इतना खजाना होगा कि उसे भर दिया जाए। पहली मंजिल सोने के सिक्कों के ढेर से भरी हुई थी। लियोनेल को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अजगर की मांद में आ गया हो। उसे यकीन था कि इस जगह का होना ही एक बड़ा खतरा है। अगर इनमें से कोई सोने का ढेर फिसला तो कोई भी जिंदा दफन हो सकता था। फिर भी लियोनेल को सोने के इन ढेरों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। धरती पर सोने की कीमत बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। एक अच्छे सुचालक होने के अलावा ये और कुछ खास उपयोगी नहीं था। ये बहुत मुलायम धातु थी और हथियारों या कवच के लिए भी अच्छी नहीं थी।
कैमलॉट के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि उनके राज्य के अलावा किसी भी अन्य स्थान पर खजाने की यह पहली मंजिल बिल्कुल बेकार थी। हालांकि इस मंजिल के नीचे दो और मंजिलें थीं। यह लियोनेल को बहुत देर तक समझ नहीं आया कि क्या कहे। अयस्कों का भंडार अंतहीन लग रहा था। वे अनंत काल तक जमा होते रहे। हालांकि ज्यादातर छद्म चतुर्थ आयामी अयस्क थे, लेकिन उनका मूल्य पहले स्तर के सोने से इतना ज्यादा था कि उनकी ठीक से तुलना भी नहीं की जा सकती थी। ऐसा करना ईशनिंदा जैसा लगता था। और यहाँ लियोनेल ने सोचा कि छत्ते से खनन करने के बाद वह कुछ हद तक एक टाइकून बन गया है, लेकिन बाद में उसे पता चला कि अगर वह खुद की तुलना एक सच्चे राज्य से कर रहा था तो वह अभी भी एक बहुत गरीब आदमी था। लेकिन ये बात तो समझ में आती थी। कैमलॉट बहुत लंबे समय से एक छद्म चतुर्थ आयामी दुनिया के रूप में अस्तित्व में था। इतने सालों में यही बात समझ में आती थी कि वे इतने सारे कीमती अयस्क इकट्ठा कर रहे थे। भले ही कुछ और न हो, लियोनेल को लगा कि जो कुछ उसके सामने है उससे वह बहुत कुछ बना सकता है। उन्होंने उर्बे अयस्क के कई पहाड़ी ढेर, अनगिनत प्रकार के शिरा और मौलिक अयस्कों को देखा। उन्होंने यहाँ तक कि कुछ सच्चे चौथे आयामी अयस्कों को भी देखा जो दरारों के माध्यम से फिसल गए होंगे। फिर भी अभी एक मंजिल और बाकी थी। लियोनेल दूसरे झटके से जितना हैरान हुआ, तीसरे झटके ने उसे उतना ही स्तब्ध कर दिया। आखिरकार उसने झुककर प्रणाम किया। वह सचमुच एक गरीब आदमी था। उसने खुद को अमीर समझने के लिए माफी मांगी। वह जहां भी देखता चौथे आयाम के अयस्कों के अंतहीन पहाड़ जैसे ढेर दिखाई देते। अगर सोने के इन ढेरों में एक आम इंसान दफन हो सकता था तो ये लैंसलॉट और राजा आर्थर को भी दफन कर सकते थे। ये नज़ारा देखकर लियोनेल को लगा कि राजा आर्थर इतने कंजूस हैं कि उन्हें हाँ कहने में भी संकोच नहीं हो रहा। अगर वो सब कुछ लेना और इस्तेमाल करना भी चाहें तो क्या वो ऐसा कर पाएंगे? लेकिन उसी समय लियोनेल को झटका लगा। आखिर इस छद्म चतुर्थ आयामी दुनिया में इतनी सारी चतुर्थ आयामी धातुएं कैसे उत्पन्न हुई? ऐसा लग रहा था कि इनकी संख्या दूसरे स्तर से भी ज्यादा है। इसका कोई मतलब कैसे हो सकता है? ये कहना सही होगा कि कैमलॉट का इस तरह फायदा उठाने पर लियोनेल को जो भी अपराधबोध हुआ होगा वह खिड़की से बाहर उड़ गया। तुमने इतना सारा सामान कैसे इकट्ठा किया? लियोनेल ने अंततः लियोनस से पूछा। ये लाइंस ने शुरू किया। ये कमरा पहले इतना भरा नहीं रहता था। मलिन ट्रायल्स के खत्म होने के बाद यह ऐसा हो गया। लियोनेल की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम्हारा मतलब? ये वो इनाम हुआ करते थे जिन्हें आप स्किल पॉइंट्स खर्च करके खरीद सकते थे। लेकिन ट्रायल्स खत्म होने के बाद ये सब हमने इकट्ठा कर लिए। लियोनेल अवाक रह गया। उस समय वो मुख्यतः परीक्षण जगत के मूल को इकट्ठा करने के बारे में चिंतित था। चूंकि वह इसे ले रहा था, उसे लगा कि कुछ और लेना बहुत बेशर्मी होगी, इसलिए उसने देवी का हार तभी स्वीकार किया जब क्रैकोस उसे व्यक्तिगत रूप से लाया। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह सचमुच इतना कुछ खो चुका है। अब जब लियोनेल ने सोचा तो उसे याद आया कि जब वह ट्रायल्स में था तो स्पेशल स्टोर में ढेर सारी चीजें देखकर वह दंग रह गया था। इसलिए एक एक करके सब कुछ देखने के बजाय उसने अपनी आवाज से उन चीजों को छांटा जिन्हें वह ढूंढना चाहता था। ऐसे में उसके पास आराम से स्टोर में स्क्रॉल करने का समय नहीं था, इसलिए वह हमेशा अपनी आवाज से ही फिल्टर करता था। इस वजह से उसे स्पेशल स्टोर में मिलने वाली चीजों के दायरे की ठीक से समझ नहीं थी। उद्धरण ... मैं बहुत अच्छा था, लियोनेल ने मन ही मन सोचा। लियोनेल ने अपना सिर हिलाया। यहाँ देखे गए ज्यादातर अयस्क टियर 1 से 3 ब्लैक ग्रेड के थे, जो उन्हें चौथे आयाम के निचले स्तर पर रखता है। लेकिन इनकी विशाल मात्रा शायद साम्राज्य द्वारा अब तक इकट्ठा की गई किसी भी मात्रा से कहीं ज्यादा होगी। बेशक लियोनेल किसी भी तरह की निश्चितता के साथ इसकी पुष्टि नहीं कर सके, लेकिन उन्हें लगा कि उनका आकलन बहुत गलत नहीं था। उद्धरण ... मेरा दिव्य कवच, अगर मैं कर सकूं। लियोनेल ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उन्हें अभी तक ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वे अपने दिव्य कवच को पूरा करने के लिए पर्याप्त कुशल हैं, और इस तथ्य का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं कि उन्होंने अभी तक ये भी तय नहीं किया था कि किस प्रकार का दिव्य कवच बनाना है। फिर भी अगर कभी प्रशिक्षण के लिए कोई जगह होती तो यही होती, और लियोनेल के लिए इसे बनाने के लिए जरूरी संसाधन ढूंढने के लिए शायद इससे बेहतर कोई जगह नहीं थी। इंतजार। लियोनेल की निगाहें विशाल खजाने वाले घर पर पड़ीं। उसी समय वह अचानक आगे की ओर उछला, जिससे उसके बगल में खड़ा लाइंस अचंभित रह गया। मेरा इंतजार करो। लियोनस लियोनेल के पीछे दौड़ा।
दुर्भाग्य से लियोनस अभी तक तीसरे आयाम के शिखर तक नहीं पहुंचा था, इसलिए वह अपने पिता, माता, बहन और अन्य लोगों की तरह आगे नहीं बढ़ पाया था। इसलिए जाहिर है कि गति के मामले में वह लियोनेल का कोई मुकाबला नहीं था। खुशकिस्मती से ये गोदाम कुछ 100 मीटर लंबा और चौड़ा ही था। हालांकि लियोनेल काफी तेज था, फिर भी वह शुरुआत में ज्यादा दूर नहीं जा पाता था। लियोनस ने लियोनेल को अयस्कों के ढेर के बीच पाया, उसका हाथ उसके किनारे से सटा हुआ था। आह, सावधान, अगर यह गिर गया तो। लियोनेल ने सिर हिलाकर लियोनस की चिंता स्वीकार की। अगर वह कीमती अयस्कों के ढेर के नीचे मर जाए, जिन्हें वह लालच से देख रहा था, तो क्या ये बहुत दयनीय नहीं होगा। ढेर अचानक खिसक गया, जिससे लियोनस का दिल धड़कने लगा। लेकिन लियोनेल घबराया नहीं। जल्द ही, मानो जादू से, ढेर अलग हो गया और अयस्क का एक चमकदार टुकड़ा प्रकट हुआ। लियोनेल ने अयस्क को पकड़ लिया क्योंकि बाकी ढेर नीचे बैठ गया था। तभी लियोनस को लगा कि उसका दिल एक बार फिर शांत हो गया है। वह भूल गया था कि लियोनेल एक वेरिएंट अर्थमैच था। ऐसा कुछ तो उसकी क्षमता में था, लेकिन जिस स्तर के नियंत्रण की जरूरत थी, वह लियोनस की कल्पना से परे था। लियोनस ने अपना सिर हिलाया और लियोनेल के हाथों में चमकते काले अयस्क को उत्सुकता से देखा। क्या आप इस ओरे को पहचानते हैं? लियोनस ने कुछ उत्सुकता से पूछा। हालांकि वे ये सारे अयस्क यहाँ लाए थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि उन्होंने अभी तक इनके ज्यादातर कार्यों पर शोध नहीं किया था। इस मामले में वे अभी भी दूसरों की तुलना में बहुत अंधेरे में थे। आमतौर पर मलिन ट्रायल्स में अयस्क चुनने से पहले उसकी संक्षिप्त व्याख्या होती थी, लेकिन जाहिर है इसके ढह जाने के बाद यह ऐसी कार्यक्षमता प्रदान नहीं कर सकता था। मैं सभी अयस्कों को पहचानता हूँ, लियोनेल ने मुस्कुराते हुए कहा। ये ब्लैक अर्बे अयस्क है। यह एक आधारभूत प्रकार की धातु है जिसका उपयोग शिल्पकला में समलन एजेंट के रूप में किया जाता है। ये लगभग लोहे की तरह काम करता है, क्योंकि इसका एक आधार प्रकार है जिसे आपकी पहुंच और तकनीक के अनुसार सभी प्रकार की रासायनिक संरचनाओं में ढाला जा सकता है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह पूरे ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क था। हालांकि यह विशेष है क्योंकि इसके मूल से खनन होने से पहले ही यह कांस्य उर्बे अयस्क बनने की कगार पर था। इसलिए इसके भीतर का अयस्क सार नियमित काले उर्बे अयस्क की तुलना में थोड़ा अधिक शुद्ध है। यह अयस्क मेरे धातु शरीर में अंतिम बाधा को पार करने में मेरी मदद कर सकता है। लियोनस की भौहें आश्चर्य से उठ गईं। ऐसा लियोनेल के विस्तृत स्पष्टीकरण के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि लियोनेल ने कहा था कि वह इन सभी अयस्कों को पहचानता है। हालांकि लाइन्स इस विषय पर शिक्षित नहीं था, फिर भी वह आसानी से बता सकता था कि इस कमरे में सैकड़ों प्रकार के अयस्क हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विविधताएं हैं। उन सभी को पहचानने के लिए एक पूर्ण विशेषज्ञ की आवश्यकता होती। लियोनेल ने गहरी सांस ली। पहले मुझे इस कमरे को व्यवस्थित करना है। यहाँ किसी भी चीज में कोई व्यवस्था नहीं है। लियोनेल को हमेशा चीजें साफ सुथरी और व्यवस्थित रखना पसंद था, इसीलिए उसका कमरा हमेशा सलीके से रखा जाता था। हालांकि उसे अपनी दिखावट की ज्यादा परवाह नहीं थी। ये बस उसकी एक अजीब आदत थी। उसे इन अयस्कों को प्रकार और क्षमता के अनुसार व्यवस्थित करने की जरूरत थी। इससे वह जो अगला काम करना चाहता था वह ज्यादा कुशल हो जाता। चीजें थोड़ी उग्र हो सकती हैं, लाइन्स। अगर तुम यहीं रहना चाहते हो तो मेरे पास ही रहो। लियोनस ने सिर हिलाया और फिर अपना सिर हिलाया। ठीक है, मुझे लग रहा है कि इसमें काफी समय लगेगा। मुझे लगातार तुम्हारे कंधे पर नजर रखने की जरूरत नहीं है। लाइन्स हंसा। अगर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। जल्द ही एक और परिषद की बैठक होगी जिसमें रक्षात्मक उपायों पर रणनीति बनाई जाएगी, और हम अभी साम्राज्य की योजनाओं के बारे में भी निश्चित नहीं हैं, और अगर वे बदल गई हैं तो। लियोनेल ने स्वीकृति में सिर हिलाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि शुरू में सब लोग उसके इर्द गिर्द ही योजनाएं बनाएंगे। हो सकता है आर्थ शुरू से ही उसके बारे में ज्यादा आशावादी न रहा हो। अंततः वह तो बस एक तृतीय आयामी प्राणी था। वह वास्तव में कितना परिवर्तन ला सकता था। इस समय बहुत संभव था कि सभी किलों और राजधानी पर हमला हो रहा हो। अगर लियोनेल अपनी ताकत दिखाना चाहता था तो उसे और ताकत की जरूरत थी। लियोनेल को पहले से ही आभास हो गया था कि वह विकास अयस्क, जिसकी उसे तलाश थी, इन ढेरों में छिपा हुआ है। दुर्भाग्य से उस तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल था। इसमें कोई शक नहीं था कि यह विकास अयस्क उसके दिव्य कवच का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु था और उसमें सार के 3 भाग बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में था। लियोनेल की निगाहें तेज हो गईं जब उसने चारों ओर देखा। यह उसका युद्ध क्षेत्र होगा।
लायंस ने रेंज छोड़ी, खजाने का भंडार घूमते हुए अयस्कों के एक हिंसक तूफान में बदल गया। लियोनेल इस सब के बिल्कुल बीच में मौन ध्यान में बैठा था। होरेस उसके शरीर से कुछ इंच की दूरी पर गोली से भी तेज गति से झपटा, फिर भी वह नहीं हिला। वह कैसे हिलता? शुरू से ही सब कुछ उसके नियंत्रण में था। अगर दूसरे लोग देख रहे होते तो पाते कि अयस्कों का अव्यवस्थित भंडार बहुत जल्दी अव्यवस्थित व्यवस्था की ओर बढ़ रहा था। फिर वहां से वह बहुत जल्दी पूरी तरह से व्यवस्थित हो गया। लियोनेल के माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगीं। बिना कोई चारा देखे उसने अपने कांस्य रून्स को सक्रिय कर दिया। इससे उसके आसपास की धातुओं पर नियंत्रण कई गुना आसान हो गया, यहां तक कि कमरे में उनकी गति और भी बढ़ गई। लियोनेल के लिए एक साथ इतने सारे अयस्कों को नियंत्रित करना असंभव होना चाहिए था। कम से कम उसे यह गारंटी तो नहीं देनी चाहिए थी कि वे आपस में टकराएंगे नहीं। आखिरकार लियोनेल अपने दिमाग को 1 दर्जन से ज्यादा तरीकों से विभाजित कर सकता था, लेकिन यह निश्चित रूप से सैकड़ों तरीकों से ऐसा करने की हद तक नहीं था। बल्कि लियोनेल ने एक ज्यादा चतुराई भरा तरीका अपनाया। उसने अपने सपनों की दुनिया के खजानों का एक नक्शा बनाया और एक त्रिआयामी संरचना का पुनर्निर्माण किया। फिर उसने अयस्कों के लिए रास्तों को रंग कोडित किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि ये रास्ते शायद ही कभी, अगर कभी, एक दूसरे से टकराएं। मानो कोई खेल खेल रहा हो, लियोनेल ने इन अयस्कों को एक एक करके छांट दिया। इस तरह उससे बस इस बात पर ध्यान केंद्रित करना था कि अयस्क हमेशा इन्हीं रास्तों पर रहें और उसे अपने दिमाग को 1 दर्जन से ज्यादा रास्तों पर हर एक अलग तरह के अयस्क के लिए बांटने की जरूरत नहीं पड़ी। लियोनेल ने बहुत जल्दी ही अयस्कों को फैला दिया तथा उन्हें साफ सुथरी पंक्तियों में व्यवस्थित कर दिया तथा उनके बीच साफ सड़कें बना दी। पहला भाग अयस्क के प्रकारों का था। एक भाग मूल अयस्कों, शिरा अयस्कों, पोत अयस्कों, डोमेन अयस्कों का था और अंत में वह ढेर जिसका लियोनेल को सबसे ज्यादा इंतजार था, विकास अयस्कों का। आधारभूत अयस्कों का 70% से ज्यादा हिस्सा अरबे अयस्कों से बना था। अन्य आधारभूत अयस्क उतने आम या उपयोगी नहीं थे। उनके उपयोग के मामले बहुत विशिष्ट थे जो उन्हें लगभग बेकार बना देते थे, और अक्सर उनके कार्य अरबे अयस्क द्वारा और भी बेहतर ढंग से पूरे किए जा सकते थे। इसलिए अन्य आधारभूत अयस्कों का उपयोग केवल दुर्लभ मामलों में ही किया जाता था। एकमात्र आधारभूत अयस्क जिसे देखते हुए लियोनेल को विराम लेना पड़ा वह था लावा रोम्बस अयस्क। इसका केवल एक ही कार्यात्मक उपयोग था, पृथ्वी और अग्नि प्रकार के अयस्कों का सम्मिलन। ये सुनकर कोई भी समझ सकता है कि ऐसे आधारभूत अयस्कों को क्यों तुच्छ समझा जाता था। एक तो पृथ्वी और अग्नि विरोधी तत्व नहीं थे, अरबे अयस्क उनके सम्मिलन को आसानी से संभव बना सकता था, इसलिए इस विशेष प्रयोग की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। हालांकि लियोनेल स्पष्ट कारणों से उत्सुक था। हालांकि अरबे अयस्क का इस्तेमाल हर तरह के इस्तेमाल में किया जा सकता था, लेकिन इसके लिए उच्च स्तर के कौशल की भी आवश्यकता होती थी। वांछित प्रभाव प्राप्त करने के लिए अयस्क को ठीक से कैसे ढाला जाए, ये जानना कई फोर्स क्राफ्टर्स के लिए एक बड़ी समस्या थी। हालांकि इन अनोखे फाउंडेशन अयस्कों का इस्तेमाल जटिल निर्माणों में उन्हें और भी सरल बनाने के लिए किया जा सकता था। इन 5 प्रमुख श्रेणियों को अलग करने के बाद बाकी स्पष्ट रूप से तत्वों और आत्मा प्रकार अयस्कों जैसे अन्य अद्वितीय मामलों तक सीमित था। लियोनेल ने जब अपना काम पूरा कर लिया तो उसने सबसे छोटे ढेर की ओर देखा। बेशक इसमें एवोल्यूशन अयस्कों का ढेर था। असल में ये एसेंस के 13 भाग के लिए पर्याप्त थे। अगर लियोनेल इसे अपने पास पहले से मौजूद 7 भागों के साथ मिला दे तो इसका मतलब था कि वह ब्रॉन्ज एवोल्यूशन अयस्क के 2 पूरे भाग बना सकता था। हमें ये याद रखना होगा कि 10 ब्लैक इवोल्यूशन अयस्कों से कांस्य इवोल्यूशन अयस्क बन सकता है तथा 100 कांस्य इवोल्यूशन अयस्कों से रजत अयस्क बन सकता है। इवोल्यूशन अयस्कों की 2 क्षमताएं थीं। पहली, 2 अयस्कों को मिलाकर एक अनोखा अयस्क बनाना जो पहले कभी नहीं देखा गया था, और इसकी दूसरी क्षमता एक अयस्क को अगले स्तर तक विकसित करना था। एक काला इवोल्यूशन अयस्क तीसरे आयाम के अयस्क को चौथे आयाम में विकसित कर सकता था, जबकि एक कांस्य इवोल्यूशन अयस्क चौथे आयाम के अयस्क को 5वें आयाम में विकसित कर सकता था। लियोनेल के पिता के अनुमान के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 10 ब्लैक इवोल्यूशन अयस्कों के साथ अपने दिव्य कवच का कोर बनाता है तो सैद्धांतिक रूप से चौथे आयाम के भीतर रहते हुए भी एक अर्ध 5वें आयामी दिव्य कवच का निर्माण करना संभव था। लियोनेल ने छत्ते के भीतर पाए गए अर्ध कांस्य ग्रेड अयस्क, वार्पिंग डोमेन अयस्क के बारे में सोचा। यदि उसने इसे अपने दिव्य कवच का मूल बना लिया तो क्या वह उस बाधा को पार करने और 5वें आयाम के भीतर दृढ़ता से खड़ा होने में सक्षम नहीं होगा?
यदि वह ऐसा न भी कर सके तो भी प्रभाव पांचवें आयाम के इतने निकट होगा कि चौथे आयाम में कोई भी वस्तु उसके प्रभाव का सामना नहीं कर पाएगी। बेशक ये ताकत के संदर्भ में नहीं बल्कि कार्यक्षमता के संदर्भ में होगा। हालांकि लियोनेल ने अभी तक अपने दिव्य कवच के डिजाइन पर निर्णय नहीं लिया था, लेकिन एक बात जो वह निश्चित रूप से जानता था वह यह थी कि उसका वार्पिंग डोमेन अयस्की इस सब का केंद्रबिंदु होगा। वार्पिंग और एक स्वतंत्र स्थान बनाने में सक्षम था जिससे एक कदम भी एक मील के बराबर लगता था। इस वजह से यह अपनी रक्षात्मक क्षमताओं के लिए काफी प्रसिद्ध था, लेकिन जैसे जैसे लियोनेल ने डोमेन के बारे में और जाना उसे लगा कि वे इससे कहीं ज्यादा लचीले हैं। डोमेन के उपयोग किसी क्षमता के उपयोग की तरह ही परिवर्तनशील थे, इसका सही इस्तेमाल करना व्यक्ति की रचनात्मकता पर निर्भर करता था। अब जब लियोनेल के पास अयस्कों का ये पूरा भंडार उपलब्ध था तो उसके दिव्य कवच की तस्वीर सामने आ गई। आक्रमण, बचाव या तात्विक प्रकारों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उसकी योजना बहुत सरल होगी। वह अपनी गति को अधिकतम कर लेता था, जबकि यह सुनिश्चित करता था कि उसके दुश्मनों को ऐसा महसूस हो कि एक कदम भी चलना लगभग असंभव है। जैसे जैसे लियोनेल ने विभिन्न अयस्कों को देखा, उसे लगा कि उसके दिमाग में एक तस्वीर और भी साफ होती जा रही है, और इस सब का केंद्र उसका वार्पिंग डोमेन अयस्क होगा। हालांकि वह अपने मन में बन रही आकांक्षाओं को पूरा कर पाएगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह आवश्यक कौशल विकसित कर पाता है या नहीं। जबकि उसके पास कई प्रकार के अयस्क थे, केवल एक ही वार्पिंग डोमेन अयस्क था। स्थानिक प्रकार के खजाने बहुत दुर्लभ थे, यहाँ तक कि इस पूरे खजाने के भंडार में 1 दर्जन से भी कम थे, और उनमें से केवल 2 ही मूल्य में वार्पिंग डोमेन अयस्क से मेल खा सकते थे। उस मामले में चलो इस बाग को पंथ देते हैं। लियोनेल की निगाहें चमक उठीं। शायद टेरन को भी कभी पता नहीं रहा होगा कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन एक विशाल खजाने की तिजोरी के फर्श पर पालथी मारकर बैठे एक युवक के रूप में आएगा। धीरे धीरे खाओ छोटे टॉली, अब धीरे धीरे। लियोनेल ने पसीना पोंछा जिससे उसकी आंखों में एक बार फिर जलन होने का खतरा था। वह कभी नहीं भूला कि मेटल स्पिरिट्स के बारे में उसने जो एक खतरा सीखा था वह था उनका ज्यादा खाने का आदी होना। अगर उसने ऐसा होने दिया तो टॉलिवर पागल हो सकता था और उसे नुकसान पहुंचा सकता था। यही मुख्य कारण था कि टॉलिवर अभी तक ब्लैक स्टार के साथ चौथे आयाम में विकसित नहीं हो पाया था। लियोनेल इस बात का बहुत ध्यान रखता था कि वह उसे कितना और क्या खिलाता है। लियोनेल उस छोटे बच्चे को उच्च गुणवत्ता वाले अयस्क देना पसंद करता था जिससे उसका पेट जल्दी भर जाता था। ये टॉलिवर को बहुत सारे निम्न गुणवत्ता वाले अयस्क खिलाने से कहीं बेहतर था। टॉलिवर जितने ज्यादा उच्च गुणवत्ता वाले अयस्क खाता, वह छोटा जीव अपने विकास के चरण में उतना ही ज्यादा शक्तिशाली बनता। इसलिए लियोनेल ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। ओह! टॉलिवर अचानक लियोनेल के दस्ताने पहने हाथों से बाहर निकल आया। उस छोटे से जीव का शरीर एक बिंदु पर केंद्रित हो गया और फिर तेजी से बढ़ने लगा। लियोनेल को एहसास हुआ कि यह इस बात का संकेत था कि लिटिल टॉली अंततः चौथे आयाम के दायरे में प्रवेश कर रहा था। लियोनेल का दिमाग पहले ही ऐसे दायरे में प्रवेश कर चुका था, इसलिए उसे पूरा विश्वास था कि वह अभी भी टॉलिवर को उचित रूप से नियंत्रित और आदेशित करने में सक्षम होगा। टॉलिवर लियोनेल के पास वापस आया और भी अधिक चमकदार लग रहा था। काम करने के लिए तैयार हो छोटे भाई। ब्लूप ब्लूप। लियोनेल हल्के से मुस्कुराया, फिर उसके चेहरे का भाव अचानक बदल गया। उसने जल्दी से लिटिल टॉलिवर को हवा में तैरने का आदेश दिया और अपने काले दस्तानों पर नजर दौड़ाई। कुछ ही पल बाद वह कड़वी मुस्कान के साथ उसे जंग लगते देख रहा था, मानो तेज तेजाब में डुबो दिया गया हो। लियोनेल ने आह भरी और स्थिति बिगड़ने से पहले अपने हाथों से दस्ताने उतार दिए। उसके पास बदलने लायक दस्ताने नहीं थे, और हालांकि उसे लग रहा था कि वह उन्हें बना सकता है, पर वह कैसे बनाएगा। उसे लिटिल टॉलिवर के साथ क्राफ्ट करने के लिए दस्ताने चाहिए थे, लेकिन टॉलिवर के साथ क्राफ्ट करने के लिए जरूरी दस्ताने वह लिटिल टॉलिवर के बिना नहीं बना सकता था। लियोनेल ने अपने दांत पीस लिए। मैं लंबे समय से इस प्रशिक्षण से बच रहा हूं। वर्तमान से बेहतर कोई समय नहीं है। उनके पिता की शुरुआती गाइड की अंतिम शिक्षाओं में से एक ये थी कि दस्ताने पहनने से दूर रहना शुरू कर दिया जाए। मेटल स्पिरिट जितनी ज्यादा मजबूत होती जाती, फोर्स क्राफ्टर के दस्ताने उतने ही ज्यादा जटिल होते जाते। अंततः वे हाथों की गति और समन्वय में बाधा बन जाते। सच कहूं तो लियोनेल को लगता था कि उसके पिता पागल हैं। मानो खुद को फादर ओवरलॉर्ड कहना ही काफी नहीं था, बल्कि बूढ़ा आदमी तो उन्हें मार डालना चाहता था। लियोनेल ने एक गहरी सांस ली और अपने पिता द्वारा कहे गए शब्दों के बारे में सोचते हुए एक बार फिर अपने कांस्य रून्स को सक्रिय किया।
तुम मोरालेस हो, धरती तुम्हारे आगे झुकती है, न कि तुम्हारे आगे। दस्ताने कायरों के लिए होते हैं। लियोनेल को हैरानी हुई कि उसके पिता ने शब्दकोश में खतरे वाला हिस्सा क्यों रखा है। पहले तो ये 5वें आयाम का दिव्य कवच बनाने की बात थी और अब बिना सुरक्षा के बल निर्माण की। लियोनेल को लगा कि उसके पिता बहुत ही गैरजिम्मेदार हैं। लियोनेल ने अपने धड़कते दिल को स्थिर करते हुए पहला गुलेल निकाला। हथेली के एक झटके से लियोनेल के हाथ में एक जाना पहचाना चेन वाला हार दिखाई दिया। उसकी सतह पर बारीक दरारें फैल गईं, जिससे लियोनेल के दिल में गुस्से की एक चिंगारी सी उठ गई। ये चेन वाला हार लियोनेल के पास मौजूद पहला अर्धकांस्य खजाना था। दुर्भाग्य से माइल्स द्वारा उसे लगभग उड़ा दिए जाने के कारण ये बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस मामले की सच्चाई ये थी कि माइल्स द्वारा उस समय इस्तेमाल किए गए 21वीं सदी के विस्फोटकों के लिए 5वें आयाम के खजाने को नुकसान पहुंचाना असंभव था। मुख्य समस्या ये थी कि यह एक ऊर्जा आधारित खजाना था, इसलिए इसे अपनी सुरक्षा कवच बनाने के लिए अपने आसपास की शक्ति पर निर्भर रहना पड़ा। यही कारण था कि जब लियोनेल बल विघटन टावरों के प्रभाव में था तो इसने काम करना बंद कर दिया। सीधे शब्दों में कहें तो ये चेन नेकलेस अपनी रक्षा के लिए तृतीय आयामी बल का इस्तेमाल कर रहा था और परिणामस्वरूप जितना होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा कमजोर था। अगर यह चतुर्थ आयामी बल का इस्तेमाल कर रहा होता तो इसे इस हद तक नुकसान पहुंचाने के लिए कम से कम 24वीं सदी के विस्फोटकों और तकनीक की जरूरत पड़ती। बिल्कुल सही था। पूरी ताकत से ये चेन नेकलेस क्रॉसेबो के कई बार झेल सकता था, जबकि व्हाइट नाइट डायर 2 बार भी नहीं झेल पाया था। यह अर्धकांस्य खजाने की शक्ति थी, यह उनका असली मूल्य था। ये केवल अफसोस की बात थी कि यह चेन वाला हार क्षतिग्रस्त हो गया था। फिलहाल तो यही है। ये लियोनेल की अपनी पहली परीक्षा थी। अगर उसे अपना दिव्य कवच बनाने के लिए पर्याप्त कौशल हासिल करना था तो उसे अपने कौशल को उतनी ही तेजी से विकसित करना होगा जितनी तेजी से उसने ब्रेव सिटी में अपनी ताकत विकसित की थी। अपने दोस्तों और आयना की रक्षा तभी संभव थी जब उसके पास ऐसा करने की ताकत हो, और यही उस लक्ष्य की ओर उसका सबसे तेज रास्ता था। लियोनेल हल्के से मुस्कुराया। अगर मेरे पास मेरा दिव्य कवच होता तो मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे में मैं दोनों हार मिलाकर एक बना देता। यह एक अच्छा जन्मदिन का तोहफा होगा। लियोनेल ने ट्रेडिंग गॉडेस नेकलेस निकाला। उसके दिमाग में विचारों की बाढ़ आ गई। वह 3 क्षमताओं को एक में मिलाना चाहता था। पहली, चेन नेकलेस की रक्षात्मक क्षमताएं, ट्रेडिंग गॉडेस नेकलेस की टेलीपोर्टेशन क्षमताएं, और अंत में आयना को संवेदी शक्ति प्रदान करने के लिए अंत में कुछ जोड़ना। आधे घंटे के ध्यान के बाद उनकी नजर ठंडी और गणनापूर्ण हो गई। उसने अपना हाथ बढ़ाया और लिटिल टॉली को अपनी नंगी हथेली पर उतरने दिया। तारांकन तारांकन। लियोनेल गलत नहीं था। पृथ्वी तहस नहस हो चुकी थी, हर तरफ युद्ध छिड़ा हुआ था। सभी 8 किले और यहां तक कि राजधानी भी घेरे में थी। बस फर्क इतना था कि राजधानी 2 शहरों से घिरी हुई थी, मून, कैमलॉट, और 8 किले सिर्फ एक शहर से घिरे हुए थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इस समय धरती का सम्राट अपने बगीचे में बैठा था, उसके चारों ओर पक्षियों की मधुर चहचहाहट गूंज रही थी। वह बिना आंखें खोले चाय का प्याला मुंह तक उठाए ध्यान में मग्न था। उन्होंने रिपोर्ट को ध्यानपूर्वक सुना, कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उद्धरण चिन्ह ... बस इतना ही, शाही दादाजी। कैमलॉट उपग्रह की वर्तमान स्थिति यही है। हम, सम्राट फॉक्स ने सिर हिलाया। आप जा सकते हैं। नूह हिचकिचाया। क्या उसके दादाजी उसे बस इतना ही बताना चाहते थे? आदेश कहाँ थे? क्या उसे कैमलॉट और दानव साम्राज्य को अपने में समाहित करने की कोशिश जारी रखनी चाहिए, या उसे व्हाइट सिटी को मिटाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? दादाजी, हम, क्या कुछ और है? मैं। सम्राट फॉक्स ने गहरी सांस ली, उसकी आंखें खुली और 2 भेदी पन्ने जैसे रत्न प्रकट हुए। ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया उसके नियंत्रण में हो। नूह, तुम मुझ पर बहुत अधिक निर्भर हो गए हो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। नूह को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह अपने हाथ में रखे ताबीज को पूरी तरह से हैरान परेशान सा देखता रहा। क्या आप जानते हैं कि आपका चचेरा भाई इस समय उस उपग्रह पर है? नूह की अभिव्यक्ति बदल गई। वही व्हाइट नाइट्स जिसके बारे में तुम मुझे रिपोर्ट करने आए थे, उसने पहले ही एक को मार डाला है। उसके पास कोई सेना नहीं थी, उसके पास कोई समर्थन नहीं था, उसके पास केवल वह स्वयं था। नूह का दिल बैठ गया। ये कैसे संभव था कि जब तक व्हाइट सिटी सपाट धरती के अलावा कुछ नहीं रह जाता तब तक मुझसे दोबारा संपर्क न करें। नूह ने ताबीज नीचे रख दिया, उसके चेहरे पर हल्की सी हैरानी थी।
फिर भी उसे संभलने में बस एक पल ही लगा। नूह को अपने दादा की योग्यता का अंदाजा नहीं था। दरअसल उसे पूरा यकीन था कि कोई नहीं जानता। सम्राट फॉक्स हमेशा अपने पत्ते छुपाकर रखते थे। उनके सबसे करीबी सलाहकार भी शायद यह नहीं जानते होंगे कि वह क्या सोच रहे हैं। लेकिन एक सम्राट का यही तो तरीका था, आपके और आपके पूर्वजों द्वारा बनाई गई हर चीज के जलकर खाक होने की आशंका के बावजूद इतना शांत रहना। यही एक सच्चे शासक की पहचान थी। हालांकि नूह को इस बात का पूरा यकीन नहीं था कि ये सब शांति की बात है। उसे हमेशा यही लगता था कि उसके दादा शांत नहीं बल्कि आत्मविश्वासी थे। यह एक सूक्ष्म अंतर था जिसे समझना कठिन था, लेकिन उसे झूठलाना उससे भी अधिक कठिन था। हालांकि साम्राज्य के राजकुमार होने के नाते नूह स्थिति को अच्छी तरह जानता था। और सच कहूं तो इसमें आश्वस्त होने जैसा कुछ भी नहीं था। पृथ्वी पूरी तरह से अप्रस्तुत पाई गई। ये सम्राट फॉक्स और शाही परिवार की नाकामी नहीं थी, बल्कि बस परिस्थितियों का नतीजा थी। कैमलॉट के प्रकट होने की भविष्यवाणी कौन कर सकता था? और कौन भविष्यवाणी कर सकता था कि पहले के ठीक बाद दूसरा त्वरण आएगा? सच तो यह है कि कैमलॉट एक ऐसा परिवर्तनशील क्षेत्र होना चाहिए था जिसके लिए टेरन तैयार नहीं हो सकता था। लेकिन परिस्थितियों के कारण यह उनके लिए एक राहत की तरह साबित हुआ। तुम क्या करना चाहोगे? जेसिका ने नूह के विचारों को बीच में ही टोक दिया। शायद सिर्फ उसे ही सम्राट और राजकुमार के बीच की बातचीत सुनने की इजाजत थी। नूह ने अपने सामने रखी बड़ी मेज पर थपथपाया। उसके विचार बेतहाशा दौड़ रहे थे। उसे ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने चचेरे भाई के बारे में कैसा महसूस करता है। वह लियोनेल से न तो नफरत करता था और न ही प्यार। वह इस विषय पर जितना तटस्थ हो सकता था उतना तटस्थ था। साथ ही वह ये भी बता सकता था कि उसके दादा भी लियोनेल को महल में वापस लाने के लिए बहुत उत्सुक नहीं थे। हालांकि ऐसा कहा गया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि सम्राट फॉक्स लियोनेल से कोई लेना देना नहीं चाहते थे। अगर ऐसा होता तो वे उसकी इतनी तारीफ नहीं करते। बल्कि असल बात यह थी कि सम्राट लियोनेल को दूर से अपने पंख फैलाते हुए देखकर संतुष्ट थे। हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार इस बात की प्रबल संभावना है कि वह इस समय कैमलॉट में ही हो। जिस मृत श्वेत योद्धा का उल्लेख महामहिम ने किया था, उसे प्रथम बैरोनी पर हमले से पहले ही गिर जाना चाहिए था। वह हमला कैमलॉट से 20 से 30 किलोमीटर के दायरे में हुआ था। इसके साथ ही रिपोर्ट्स में ये तथ्य भी है कि प्रिंस लियोनेल उस जोन ट्रायल का हिस्सा थे जिसने कैमलॉट को यहां लाया था, और यही सबसे उपयुक्त निष्कर्ष है। नूह ने अनिर्णय से सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह ... आपको क्या लगता है उसने ये कैसे किया? कुछ देर बाद नूह खुद को रोक नहीं सका और पूछा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। जेसिका ने कोई जवाब नहीं दिया। वह काफी समय से नूह के साथ थी और जानती थी कि जब भी वह सवाल पूछता था तो उसे पता होता था कि उसके पास जवाब देने लायक जानकारी नहीं है, और वह किसी जवाब की उम्मीद भी नहीं करता। नूह आमतौर पर एक सतर्क, सख्त और सीधी सादी बात कहने वाला इंसान था। ऐसा व्यवहार वह सिर्फ अपने दादाजी से बात खत्म करने के बाद ही करता था। अब उसमें पहले जैसी आभा भी नहीं रही। नूह खड़ा हो गया, उसकी शांति पूरी तरह लौट आई। लगता है शाही दादाजी सही थे। हमारी पृथ्वी पर कई नजरें गड़ाए हुए हैं और उनमें से कुछ शायद अब भी अंधेरे में छिपे हुए हैं। शायद अब समय आ गया है कि हम उन्हें दिखाएं कि हम आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। नूह अपने सैन्य तंबू की ओर चला गया। एक दीवार पर एक हथियार रखने का रैक था, लेकिन उसमें सिर्फ कृपानें भरी थीं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ये कृपानें इंसानी शरीर जितनी बड़ी थीं, और उनमें ऐसे ब्लेड लगे थे जो किसी पहाड़ को 2 टुकड़ों में चीर सकते थे। उनके भारीपन के बावजूद नूह ने पहले वाले को एक ही हाथ से उठा लिया। उसकी चमकीली नीली धार मंद टिमटिमाती रोशनियों के नीचे प्रतिबिंबित हो रही थी, मानो उसमें से एक जादुई आभा फैल रही हो। ये वाला चलेगा। अपनी हथेली के एक झटके से कृपान गायब हो गई और नूह अपने तंबू के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। जेसिका, तुमने दानव साम्राज्य के लिए जो भी तैयारियां की थीं, उन्हें अभी भूल जाओ। हमें एक शहर को समतल करना है। जेसिका ने सिर हिलाया। उनकी खुफिया जानकारी के अनुसार दानव साम्राज्य ने कैमलॉट के साथ गठबंधन कर लिया था और साम्राज्य के अधीन होने की योजना बना ली थी। इस अचानक बदलाव के साथ उनके विचार समर्पण से हटकर साम्राज्य की कमजोरी के समय में उसका फायदा उठाकर अपनी संप्रभुता बनाए रखने के विचार में बदल सकते थे। उस स्थिति में उन्हें केवल बातचीत के लिए शक्ति का खोखला प्रदर्शन करने के बजाय उन्हें वास्तविक शक्ति दिखानी होगी। तारांकन
कैमलॉट के खजानों के तहखानों में लियोनेल को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके दादा को उसकी मौजूदगी का पहले से ही पता था। दरअसल उसे तो ये भी पता नहीं था कि उसका कोई दादा भी है। लियोनेल के मन में उसका परिवार सिर्फ उसके पिता और उसकी लापता माँ ही थे। लेकिन शायद अगर वह जागरूक भी होता तो भी उसके पास इसके बारे में सोचने का मन नहीं होता। लियोनेल जमीन पर बैठा था, उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें गिर रही थीं। यदि कोई अपने चेहरे पर ध्यान देना बंद कर दे और अपने हाथों पर ध्यान केंद्रित करे तो उसे तुलना के बिना एक भयावह दृश्य देखना संभव होगा। लियोनेल के हाथों से खून टपक रहा था, जो जमीन से टकराकर विशाल तहखाने में गूंज रहा था। नन्हा टॉली खुशी खुशी लियोनेल की उंगलियों के इर्द गिर्द तैर रहा था। उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि इससे उसे कितना नुकसान हो रहा है। लेकिन लियोनेल उस नन्हे बच्चे को दोष नहीं दे सकता था। चौथे आयाम में विकसित होने के बावजूद वह अभी भी एक नन्हा सा बच्चा ही था। दरअसल उस नन्हे बच्चे ने अभी तक अपने विचारों को भी ठीक से ढालना शुरू नहीं किया था। हालांकि लियोनेल ब्लैकस्टार को शब्दों से निर्देश दे सकता था, लेकिन लिटिल टॉली ऐसे निर्देशों को अच्छी तरह स्वीकार नहीं कर पाता था। टॉलिवर को अपना मतलब समझाने के लिए लियोनेल को कई चित्रों का इस्तेमाल करना पड़ता था। हालांकि समझने से ये कम दर्दनाक नहीं हुआ। इसमें अच्छी और बुरी दोनों खबरें थीं। बुरी खबर ये थी कि इतना दर्द सहते हुए एक ही समय में शिल्पकला पर ध्यान केंद्रित करना लगभग असंभव था। जब ऐसा लग रहा हो कि मानो दुनिया ही ढह रही हो, तो कोई कैसे एक स्थिर जुड़ाव बनाए रख सकता है और इतने जटिल कार्यों को पूरा कर सकता है। हालांकि अच्छी खबर ये थी कि लियोनेल दबाव में भी खुद को विकसित करने और एक नई क्षमता विकसित करने में कामयाब रहे। उन्होंने इस क्षमता को ड्रीम सेंस नाम दिया। चूंकि एक ही समय में इतना दर्द महसूस करना और ध्यान केंद्रित करना इतना कठिन था, तो ऐसा क्यों किया गया? ड्रीम सेंस ने लियोनेल को अपनी इंद्रियों को उसी तरह विभाजित करने की अनुमति दी जिस तरह उसने अपने दिमाग को विभाजित किया था। यह उसकी ड्रीम क्लोन क्षमता का एक विस्तार मात्र था। लियोनेल ने स्वप्न बोध का इस्तेमाल करके अपने मन को दो दिशाओं में बांट दिया। एक दिशा में वह अपने दर्द की तीव्रता को नियंत्रित कर रहा था, जबकि दूसरी दिशा में वह पूरी तरह से अपनी क्राफ्टिंग पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। इस क्षमता का इस्तेमाल करने के तीसरे दिन लियोनेल एक बार फिर विकसित हुआ। उसे एक बेहद जरूरी बात का एहसास हुआ। अगर वह ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी इंद्रियों को विभाजित कर सकता है, तो अपनी संवेदी पीड़ा को कई मनों में क्यों नहीं बांट सकता? अगर वह ऐसा करता तो क्या इससे उसे कई कारकों से अपनी पीड़ा कम करने में मदद नहीं मिलती? यदि वह उसी दर्द को 10 मनों में बांट दे, तो क्या वह अपना दर्द 10 गुना कम नहीं कर लेगा? इस एहसास ने लियोनेल के लिए सचमुच एक नई दुनिया खोल दी। अगर वह अपने मन को इस सूक्ष्म स्तर तक भी नियंत्रित कर सकता है, तो उसकी रचनात्मकता में और क्या क्या क्षमताएं छिपी होंगी। स्वप्न बोध पर प्रारंभिक महारत हासिल करने के बाद लियोनेल को एहसास हुआ कि इस संबंध में उसके पास कितनी स्वतंत्रता है। यद्यपि वह अपने मन को पृथक करके अपनी इंद्रियों को अलग कर सकता था, किंतु यदि वह अपनी इंद्रियों को एक स्तर पर रखना और केंद्रित करना चाहे, तो वह अभिसारी प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता था। अंत में इसका मतलब ये हुआ कि लियोनेल अचानक अपनी इंद्रियों को कई गुना अधिक मंद और बड़ा करने में सक्षम हो गया, और यह सब उसके द्वारा बनाए जा सकने वाले ड्रीम क्लोनों की संख्या द्वारा सीमित था। सतह पर यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन लियोनेल जिन अनुप्रयोगों के बारे में सोच सकते थे वे व्यावहारिक रूप से अंतहीन थे। एक बात तो यह है कि अगर लियोनेल में इस तरह से अपने दर्द को कम करने की क्षमता होती, तो उसे अपने मेटल सिनर्जी वंश कारक के 9वें द्वार को खोलने में इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती। इसके अलावा अगर लियोनेल अपनी उच्च दर्द सीमा को अन्य प्रशिक्षण विधियों पर लागू करता, तो वह अपने शरीर को पहले की तुलना में कहीं अधिक सहने के लिए मजबूर कर सकता था। यद्यपि दर्द सहने और अपनी इच्छा शक्ति को नियंत्रित करने का विचार अच्छा लगता था, लेकिन यह ऐसी बात थी जो केवल काल्पनिक उपन्यासों में ही दिखाई दे सकती थी। मानव शरीर ने दर्द सहने की सख्त सीमाएं तय कर रखी थीं, किसी न किसी वजह से। इन सीमाओं से आगे बढ़ने का मतलब अक्सर अपने शरीर को बंद कर देना होता था, चाहे आपकी इच्छाशक्ति कितनी भी क्यों न हो। इन सीमाओं को पार करना अक्सर असंभव होता था, इच्छाशक्ति की कमी के कारण नहीं, बल्कि केवल व्यवहार्यता की कमी के कारण। हालांकि साथ ही ये सीमाएं अक्सर अपनी क्षमता से कम होती थीं। ये बात समझ में आती है, अगर किसी का शरीर टूटने के कगार पर ही बंद हो जाए, तो शायद उसे वापस खींचना संभव न हो। लेकिन इस तरह लियोनेल अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करके अपने शरीर के टूटने के बिंदु को पहचान पाएगा और उससे पहले रुकने के लिए एक सुरक्षित बिंदु चुन पाएगा। इससे अंततः लियोनेल को अपने शरीर पर कहीं ज्यादा नियंत्रण मिला।
फिर भी इसका उपयोग केवल दर्द को कम करने तक ही सीमित नहीं था। उदाहरण के लिए, अगर लियोनेल इस कौशल को अपनी आंतरिक दृष्टि पर लागू करें, तो वह इसे पहले की तुलना में कई गुना अधिक संवेदनशील बना सकते हैं। इससे न केवल उनकी गणनाएं अधिक विस्तृत और सटीक हो जाएंगी, बल्कि किसी के लिए उनकी इंद्रियों को चकमा देना भी लगभग असंभव हो जाएगा। इस तरह से लागू करने पर लियोनेल एक ही नज़र में अधिक विवरण प्राप्त करने के लिए अपनी दृष्टि को स्तरीकृत कर सकता था। वह बल शिल्प के दौरान अपनी उंगलियों को अधिक संवेदनशील बनाने के लिए अपनी स्पर्श की भावना को स्तरीकृत कर सकता था। वह चाहे तो भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए अपनी स्वाद की भावना को भी स्तरीकृत कर सकता था। संभावित अनुप्रयोग लगभग अंतहीन थे। जब लियोनेल को यह एहसास हुआ तो उसका दिमाग फट गया। दर्द से नहीं, बल्कि ऐसा लगा जैसे उसके लिए कोई दरवाजा खोल दिया गया हो। लियोनेल ने अपना सारा ध्यान अपनी भुजाओं पर केंद्रित कर दिया। पहले तो अपने मन को अलग कर उन्हें स्वतंत्र रूप से नियंत्रित किया, फिर एक बार फिर उन्हें स्तरित कर दिया ताकि उसी नियंत्रण को कई गुना बढ़ा दिया जा सके। जैसे ही उसने यह बात पूरी की, उसकी उंगलियों की गति एक क्षण के लिए रुक गई। फिर उसे ऐसा लगा जैसे उन्होंने किसी अवरोध को तोड़ दिया हो। उसकी गतिविधियां अधिक सहज और तरल हो गईं। लिटिल टॉली पर उसका नियंत्रण अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच गया। यही है सुपीरियर ग्रेड 1 पदनाम। लियोनेल का हाथ समन्वय और गति लंबे समय से एडवांस्ड ग्रेड 1 की श्रेणी में अटकी हुई थी। अपने मेटल सिनर्जी लाइनेज फैक्टर की बदौलत वह प्रभावी रूप से किसी ऐसे व्यक्ति जितना ही अच्छा था जो पहले ही सुपीरियर ग्रेड 1 की श्रेणी में पहुंच चुका था, लेकिन अभी तक ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं थी। अभी तक अपने खून से सने हाथों को देखते हुए, जो चांदी की पतली रेखाओं की गतिविधियों को इस तरह संचालित कर रहे थे जैसे कोई कंडक्टर किसी बड़े सोनाटा को दिशा दे रहा हो, वह हंसने से खुद को नहीं रोक सका। यह एहसास उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना अच्छा लगेगा। लियोनेल का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच गया। आखिरकार उसे लगा कि उसका शरीर उसके दिमाग के साथ तालमेल बिठा सकता है। ऐसा लग रहा था मानो उसका अपना शरीर भी उसके परिचितों में से एक बन गया हो। उसने उसे भी उसी तरह नियंत्रित किया जैसे उसने लिटिल टॉली और लिटिल ब्लैक स्टार को नियंत्रित किया था। लियोनेल के सामने के दो हार जादुई ढंग से और सहजता से दो में विलीन हो गए। पलक झपकते ही लियोनेल ने वह कार्य पूरा कर लिया जिस पर उसने कई दिन लगाए थे। चलने वाली देवी का हार अधिक चमकदार हो गया, जिससे चांदी जैसी आभा फैल गई। बिना किसी और देखे लियोनेल ने शिरा और पोत के ढेर से एक सोल टाइप अयस्क को लॉक कर दिया। लियोनेल ने बहुत पहले ही इन दो अयस्कों को चुन लिया था। अगर वह इस हार को एक संवेदी बढ़ावा देना चाहता था तो यही एकमात्र तरीका था। इस वेसल अयस्क को घोस्ट विस्परिंग अयस्क के नाम से जाना जाता था। इसमें निरंतर शक्ति को अवशोषित करके उसे आत्मिक शक्ति में शुद्ध करने की क्षमता थी। इसका जन्म असाधारण रूप से अंधकार में ऊर्जा वाले स्थानों में हुआ था और आत्मिक शक्ति सृजित करने की इस क्षमता के कारण इसे घोस्ट अयस्क के नाम से जाना जाने लगा। शिरा अयस्क को आत्मा स्पंदन अयस्क के नाम से जाना जाता था। जब इसे उचित मात्रा में आत्मिक बल दिया जाता था तो यह उसे बढ़ा देता था। लेकिन इसे इतना उपयोगी बनाने वाली बात यह थी कि यह उस व्यक्ति के साथ प्रतिध्वनित हो जाता था जो इसे चिन्हित करता था, और इस प्रकार प्रभावी रूप से उस व्यक्ति की अपनी आत्मिक शक्ति का विस्तार बन जाता था। इस अयस्क की आत्माओं और उनकी प्रतिध्वनि के प्रति संवेदनशीलता के कारण जो भी इसके साथ जुड़ता था उसे अन्य आत्माओं की प्रतिध्वनि के प्रति उतनी ही अधिक संवेदनशीलता प्राप्त होती थी जितनी कि उसे आत्मा बल प्रदान किया गया था। जब ये दोनों अयस्क एक साथ आए तो परिणाम कई गुना अधिक बेहतर हुए। लियोनेल के पिछले अनुमान के अनुसार खजाने के शेष भाग के संतुलन को बिगाड़े बिना इन दोनों अयस्कों का एकीकरण पूरा करने में उसे कम से कम एक हफ्ता लग गया होगा। आखिरकार किसी खजाने में जितने ज्यादा गतिशील भाग होते हैं वह उतना ही जटिल होता है और शिल्पकला में सफल होना उतना ही कठिन होता है। फिर भी लियोनेल को अब एक ऐसा आत्मविश्वास महसूस हो रहा था जो उसे पहले कभी नहीं हुआ था। उसे लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में है। मस्तिष्क और शरीर के बीच का संचार हर किसी के लिए एक सीमित कारक था। यही कारण था कि शरीर को तोड़ने और उसे मस्तिष्क द्वारा अपेक्षित कार्यों को समझने के लिए मजबूर करने के लिए अंतहीन प्रशिक्षण आवश्यक था। लेकिन वर्तमान लियोनेल के लिए कम से कम कुछ सीमाओं के भीतर वह पहली ही कोशिश में अपने शरीर को बेहतरीन ढंग से नियंत्रित कर सकता था। उसकी सारी मानसिक शक्ति उसके हाथों में केंद्रित थी। मानो हर जोड़ एक गांठ बन गया हो जिसे वह अपनी मर्जी से नियंत्रित कर सके। उसने अपने शरीर को ऐसे थाम रखा था जैसे वह डोरियों से बंधी कठपुतली हो। मेरी इच्छा के आगे झुक जाओ। लियोनेल का दाहिना हाथ हवा की तरह घूम रहा था, भूत फुसफुसाते अयस्क के चारों ओर लिपटा हुआ।
उसी समय उसका बायां हाथ पूरी स्वतंत्रता के साथ काम करते हुए आत्मा स्पंदन अयस्क की ओर बढ़ रहा था। लियोन की निगाहें शून्य में गड़ी रहीं, मानो उसका दिमाग पूरी तरह से साफ हो गया हो। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखें किसी भी पल वापस अपनी जगह पर आ जाएंगी। फिर भी उसके हाथों की गति जरा भी धीमी नहीं हुई। लियोनेल के दाहिने हाथ ने तेजी से भूत कानाफूसी करने वाले अयस्क पर टैप किया। लिटिल टॉली उसकी सतह पर दौड़ा, जिससे वह तेजी से घूमने लगा और भी तेजी से गर्म होने लगा। धुएं जैसी अशुद्धियां हवा में उड़ गईं और हरे अयस्क से नीचे टपकने लगीं। ये नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से सिकुड़ गया, हथेली के आकार से घटकर कुछ नाखूनों की चौड़ाई तक रह गया। लियोनेल का बायां हाथ रुका नहीं, वह अजीब कोनों पर फैल गया, जिससे लिटिल टॉली सोल पल्सिंग अयस्क की सतह पर फैल गया। बहुत जल्दी लाल सोल पल्सिंग अयस्क एक बेहद पतली धातु में बदल गया जो लिटिल टॉली के पूरे शरीर को लपेटे हुए थी। फिर भी ऐसा लग रहा था कि लियोनेल के लिए यह पतलापन ही काफी नहीं था, क्योंकि वह धातु को लंबा करता जा रहा था। मुश्किल से 2 इंच मोटे अयस्क से सोल पल्सिंग अयस्क एक पतली रेखा बन गई जो लगभग 5 मीटर तक फैली हुई थी। अंततः संतुष्ट होकर लियोनेल की बाईं उंगली हिल गई, जिससे पतली रेखा लंबाई में मुड़ गई और इस प्रकार वह आधी होकर लगभग 2 मीटर रह गई। नंगी आंखों से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे इसके अलावा कुछ हुआ ही न हो। लेकिन कोई भी चतुर फोर्स क्राफ्टर देख सकता था कि मुड़ने के बाद लियोनेल ने जो अतिरिक्त मोटाई हासिल की थी, उसका इस्तेमाल उसने पतली रेखा को एक पतली नली में बदलने में किया। अयस्क अंततः एक नाजुक खोखली नली बन गया जो किसी भी क्षण अपने ही भार से टूटकर गिर सकता था। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह सचमुच जादुई था। नन्हा टॉली, जिसने लियोनेल के आदेश पर खुद को पतली ट्यूब के चारों ओर लपेट लिया था, अचानक हिलने लगा। पहले तो ऐसा लगा कि जैसे छोटा सा प्राणी नाजुक ढंग से निर्मित अयस्क को 2 टुकड़ों में तोड़ रहा है, लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। नन्हा टॉली मुड़ने और विकृत होकर एक जटिल आकार लेने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, संरचना उतनी ही जटिल होती गई और उसका आकार सिकुड़ता हुआ सा लगने लगा। ऐसा लगा मानो लियोनेल एक लघु भूल भुलैया का निर्माण कर रहा था, जो आत्मा स्पंदन अयस्क की पतली भव्य रेखाओं के भीतर छिपी हुई थी। लेकिन वास्तविकता ये थी कि वह उससे कहीं अधिक चमत्कारी चीज का निर्माण कर रहा था। सिर्फ 1 घंटे में 2 मीटर से ज्यादा लंबी ट्यूब को आधे इंच से ज्यादा चौड़ी संरचनाओं के एक छोटे से मकड़ी के जाले में ढाल दिया गया। दूर से देखने पर यह एक अंडाकार रत्न जैसा दिखता था, लेकिन पास से देखने पर पता चलता था कि यह नाजुक ढंग से गढ़ी गई रेखाओं का एक चक्रव्यूह था। मानव संयोग से लियोनेल के घोस्ट विस्परिंग अयस्क का टेम्परिंग ठीक उसी समय पूरा हुआ। अब तक ये बहते हुए नीले तरल से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था, जिसका हरा रंग शुद्धिकरण की प्रक्रिया में खो गया था। बिना एक पल भी रुके लियोनेल ने लिटिल टॉलिवर से बात करके उस पतले नीले तरल को आगे बढ़ाया। फिर मानो वह कोई पागल हो, उसने उसे नियंत्रित करके उस नाजुक लाल संरचना पर डाला जो उसने अभी अभी बनाई थी। कोई सोचेगा कि ताप के अंतर के कारण लियोनेल को जो लाल संरचना बनाने में इतना समय लगा था, वह खत्म हो गई। घोस्ट विस्परिंग अयस्क का गलनांक सोल पल्सिंग अयस्क से कहीं ज्यादा था, इसलिए उसके बचने की कोई संभावना ही नहीं थी। हालांकि लिटिल टॉली के शरीर ने अभी भी नाजुक लाल संरचना को ढकना बंद नहीं किया था। 2 भागों में लियोनेल ने नाजुक भूल भुलैया की रक्षा के लिए लिटिल टॉली को नियंत्रित किया, जबकि दूसरी ओर उस पर डालने के लिए नीले तरल को नियंत्रित किया। नीला पदार्थ पूरी संरचना में फैल गया और असंभव रूप से छोटी दरारों से बड़ी आसानी से फिसलता हुआ अंदर चला गया। यदि अन्य फोर्स क्राफ्टर्स अब लियोनेल को देखें तो वे अवाक रह जाएंगे। ऐसी प्रक्रिया आमतौर पर कई चरणों में पूरी होती। सबसे आसान तरीका होता कि संरचना को 2 सांचों में बांटकर अंत में एक में मिला दिया जाए। हालांकि लियोनेल ने यह तरीका बिल्कुल नहीं अपनाया, जबकि यह कहीं ज्यादा आसान विकल्प था। इसका कारण बहुत सहज था। 2 सांचों का इस्तेमाल करते समय खामियों से बचना नामुमकिन था। उत्कृष्ट परिणाम की गारंटी का एकमात्र तरीका यही था कि रत्न को एक ही चरण में पूरा किया जाए। लेकिन ऐसा करने का हुनर रखने वाले लोग बहुत कम थे। ये याद रखना जरूरी था कि ज्यादातर लोग एडवांस्ड ग्रेड 1 की उपाधि तक भी नहीं पहुंच पाते, सुपीरियर ग्रेड 1 की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसके अलावा जो मेटल स्पिरिट्स का इस्तेमाल कर पाते थे और जो जटिल शिल्पकला को पूरा करने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते थे, उनकी संख्या और भी कम थी। अल्पविराम। लियोनेल की दृष्टि पुनः स्पष्ट हो गई और अचानक थकान की लहर ने उसे घेर लिया। उसका दिमाग घूम गया और वह जमीन पर गिर पड़ा, उसके हाथों की त्वचा छिल गई और खून टपकने लगा।
लियोनेल ने नए सिरे से बनाए गए ट्रेडिंग गॉडेस नेकलेस की ओर एक नज़र डाली, उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने इसे इस तरह से संशोधित किया कि आईना इसे फिर से सिर पर पहन सके। ये पहले की तुलना में बहुत कम आकर्षक लग रहा था और इसकी एकमात्र अनोखी बात इसके बीच में लटकता हुआ बैंगनी रत्न था। लेकिन लियोनेल बहुत संतुष्ट था। उसे लगा कि उसका हुनर एक नए स्तर पर पहुंच गया है। अरे शब्दकोश, मेरे लिए इस खजाने को स्कैन करो। गुनगुनाहट। खजाना, अनाम, क्षमताएं, मामूली टेलीपोर्टेशन, हर 3 सेकंड में एक बार 3 मीटर के दायरे में तुरंत टेलीपोर्टेशन। इसमें 2 चार्ज के लिए पर्याप्त स्टोरेज है। फोर्स्किन, पूर्ण चार्ज पर छद्म 5वें आयाम की इकाई के 3 प्रहारों को झेलने में सक्षम। संवेदी बढ़ावा, आंतरिक दृष्टि की संवेदनशीलता और सीमा को 3 गुना बढ़ाएं। ग्रेड, एलीट क्वासी ब्रॉन्ज। लियोनेल मुस्कुराया, ये तो जन्मदिन का अच्छा तोहफा होगा, है ना? इस तथ्य के अलावा कि टेलीपोर्टेशन चार्ज मूल ट्रेडिंग गॉडेस नेकलेस से 3 से 2 तक गिर गया था, बाकी सब कुछ सही था। लियोनेल को आज भी वो एहसास याद थे जो उस वक्त उसके अंदर उमड़े थे जब माइल्स और शिमोन ने उन दोनों को लगभग मार ही डाला था। उस वक्त उसे आईना को वो रक्षात्मक खजाना न दे पाने का बहुत अफसोस था जो उसने पहले उसके लिए चुना था। उसका जन्मदिन बस कुछ ही हफ्ते दूर है, मैं उसे तब ये दे दूंगा, लियोनेल ने मुस्कुराते हुए सोचा। ये सोचने के बाद लियोनेल एक बार फिर गंभीर हो गया। शुरू में उसे उम्मीद थी कि आईना का तोहफा पूरा करने में उसे कम से कम 1 महीना लगेगा। उसे विश्वास था कि जब तक वह इसे पूरा करेगा तब तक उसके पास अपने मन में सोचे हुए शिल्प को बनाने के लिए जरूरी हुनर आ जाएगा। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे कोई सफलता मिलेगी और आखिरकार 1 महीने से भी कम समय लगेगा। लेकिन ये और भी बेहतर था। अब वह तुरंत काम शुरू कर सकता था। हालांकि उसका शरीर थका हुआ था, लियोनेल का दिमाग अभी भी तेज था। उसे अपने सपनों की दुनिया से एक अनंत ऊर्जा आती हुई महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि जब तक उसका दिमाग जागा हुआ है, उसके शरीर की स्थिति का कोई मतलब नहीं है। ग्रैंड हील। लियोनेल पर चकाचौंध कर देने वाली प्रकाश तत्वीय शक्ति की वर्षा की गई, जिससे उसके हाथों की चोटें असंभव गति से ठीक हो गईं।